नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 20 मई। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा एक वीडियो आपको शाम को 4 बजे भी देखने को मिलती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के। और ये वीडियो सुबह आपको 8 बजे प्रतिदिन देखने को मिलेगी। अगर कुछ दिक्कत आ गई अपलोडिंग में तो फिर मतलब थोड़ा लेट हो सकती है, वैसे आपको प्रतिदिन 8 बजे मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें हम आर्टिकल वगैरह डिस्कस करते हैं जो कि आपकी प्री और मेंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ को कानूनन वैध मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसमें देखिए न्यूज़ क्या थी। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि इसको कहा गया था कि जल्लीकट्टू मतलब ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसमें भैंसा दौड़ होती है, ठीक है। पोंगल जो फेस्टिवल होता है जो कि जनवरी के महीने में होता है तमिलनाडु में, तो वहाँ ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पास, तो ये लोग भैंसे की दौड़ मतलब कि एक दौड़ लगाते हैं। फिर उस पर क्या होता है, उसको उसके सींग पे कुछ बांध देते हैं। जो भैंसा रहता है उसके सींग पे कुछ बांध देते हैं। उस पोटली को खोलना रहता है, तो उसको मतलब यही सारी चीज़ें उसमें की जाती है। तो ये एक फेस्टिवल है। लेकिन इसमें ये कहा गया कि अपने मनोरंजन के लिए जानवरों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो इसको ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये काफ़ी पुरानी परंपरा है जो कि चली आ रही है अभी, मतलब कि पिछले टाइम से ही चली आ रही है। ये उनके मनोरंजन के लिए एक वो मतलब की परंपरा है जो उसको बहुत ही एक दिल से लगा के कोई भी चीज़ होती है, कोई भी फेस्टिवल हम लोग बनाते हैं तो उसको एक अपने मतलब कि अंदर से उसके लिए एक अच्छी से आस्था निकल के आती है या फिर अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ दिन तो मामला चला, फिर उसके बाद कहा नहीं ये मतलब कि अवैध नहीं है, वैध है। तो इससे मतलब इसमें आप भैंसा दौड़ कर सकते हैं या फिर जल्लीकट्टू मना सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। आपको मोटा मोटा समझा दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के बैलों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के कानून को सही करार दिया। यानी कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने कानून बनाया था कि ये सही है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तो उसने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया कि राज्य सरकार कानून ठीक बनाई है, कुछ भी गलत नहीं है। और यह तमिलनाडु का सांस्कृतिक विरासत हिस्सा है, यह सदियों से चला आ रहा है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र और जो एक महाराष्ट्र में भी बैल कुछ दौड़ाए जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ और कर्नाटक में भैंसा दौड़ होती है, ठीक है। इसको भी मंजूरी दे दी है। और यहाँ पे बताया कि कोर्ट ने कहा कि तीनों अधिनियम वैध हैं। इसमें पशुओं के साथ सुरक्षा सुनिश्चित की है। मतलब कि हालांकि ये है कि उनके साथ मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं और बहुत सारे लोग भी रहते हैं जो देखते हैं, जो उस खेल को एंजॉय करते हैं। जो कि जैसे कि चोट लगी है तो सीधा उसको जल्दी से दवा करवा दी जाए, लेकिन इसको अवैध नहीं ठहराया कि इसको मतलब बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ठीक है। तो जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 मतलब कि इसमें पता है 5 न्यायाधीश बैठे थे। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जल्लीकट्टू से आप क्या समझते हैं। तो इसको मतलब कि अवैध ठहरा दिया, मतलब 8 लोगों की बेंच ने इसको पास किया या फिर नहीं पास किया, जैसा भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें बताया हुआ है कि के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने, यानी कि 5 न्यायाधीश थे, ठीक है। अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो के.एम. जोसेफ कर रहे थे, ठीक है। सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, मतलब कि सारे लोग इसके सहमति में थे। इस पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि कौन कौन से, तो बस ये याद रखिए कि 5 लोग थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के दाखिल याचिकाओं में इन पारंपरिक खेलों को पशुओं के खिलाफ क्रूरता बताया गया है। यानी कि उनको ये बताया गया था जब ये रिपोर्ट दाखिल की गई थी या फिर ये जब केस आया था, तो ये कहा कि तो पशुओं के खिलाफ क्रूरता हो रही है। और राज्यों ने उनमें संशोधन कर संसद क्षेत्र का अधिकार दखल दिया, यानी कि आप राज्य भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन शीर्ष कोर्ट ने दलीलों को नकार दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्यों ने पशुओं की क्रूरता से बचाने के लिए उचित उपाय किए हैं, ठीक है। कौन कौन से उपाय किए हैं। संस्कृति का संरक्षण और पशुओं को पारंपरिक नस्ल संवर्धन भी राज्य सरकारों को जिम्मेदारी को बता सकता है। अच्छा ये बताइए, अब ये भैंसा मतलब कि अब ये मतलब किस काम में आएंगे। जो लोग इनको पाल रहे हैं अच्छे से, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे से खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको बड़े कर रहे होते हैं, तो
क्योंकि ये इसलिए तैयार कर रहे थे, एक साल पहले इनकी तैयारी शुरू हो जाती है कि इस भैंसे को इस बार जल्लीकट्टू के लिए उतारना है या फिर इस यही भैंसा रहेगा। तो उसके साथ बहुत उनका एक अलग सा लगाव होता है, अच्छे से उसको तैयार करते हैं और फिर उसको उसकी मतलब पूरा जो तिलक विलक वगैरह होता है वो सब करते हैं, तब उसको मैदान में उतारते हैं। तो इन जानवरों को फिर अगर इन चीज़ों को ऐसे मतलब ऐसे तो जानवर लोग पाल ही ले रहे हैं, ऐसे तो रह ही रहे हैं, लेकिन इसलिए पाल ले रहे हैं कि जल्लीकट्टू में इन लोगों को मतलब कि जल्लीकट्टू में ये काम आएंगे। लेकिन ऐसे अगर इनका यही ख़त्म कर दिया गया, फेस्टिवल ख़त्म कर दिया गया, और जो कि बहुत ही पुराना फेस्टिवल है, तो ये मतलब कि इनको इन जानवरों के साथ फिर तब क्रूरता नहीं होगी। कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा कि ये पूरी मतलब इनकी देख रेख करेगा, सारी चीज़ अच्छे से करेगा। वैसे भी अभी वर्तमान में बहुत सारी गाय ऐसी ही घूम रही हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है। और अब देख लीजिए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जल्लीकट्टू फेस्टिवल। ये तो अभी न्यूज़ थी कि क्या था कैसे था, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के पोंगल त्यौहार आपका जनवरी में मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जब उत्तर भारत में खिचड़ी का फेस्टिवल मनाया जाता है तब पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें क्या हुआ है कि इसके दौरान पोंगल के दौरान आयोजित होता है, और ये एक पारंपरिक खेल है, इसमें बैलों पर काबू पाना होता है। उधर कर्नाटक में आयोजित की जाने वाली कंबाला दौड़, तो आप याद रखिएगा जो पोंगल है और जो मतलब जल्लीकट्टू है वो कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। लेकिन कंबाला होती है, आप ये दे दिए कि कंबाला से आप क्या समझते हैं, तो एक स्टेटमेंट दे दिया कि इसमें कुत्तों की दौड़ होती है, एक इसमें भैंसे की दौड़ होती है, एक इसमें बैलगाड़ी दौड़ होती है। तो आप याद रखिएगा कर्नाटक में मनाया जाता है कंबाला, और इसमें क्या है कि दौड़ में लकड़ी के फट्टों से बनी एक छोटी सी मतलब गाड़ी होती है, उस पर 2 भैंसे बंधे होते हैं, उनकी वो सवार मतलब उस पर जो सवार रहता है वो उनको दौड़ाता है। तो ये होती है कंबाला, कर्नाटक में होती है। इसके लिए समानांतर दलदला ट्रैक बनाया जाता है, और मतलब कि वैसे उनका ध्यान रखा जाता है कि उनको चोट ना लगे जानवरों को। जिन भैंसों की जोड़ी दौड़ में सबसे आगे रहती है वही विजेता होता है। इस तरह का महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ होती है। ठीक है, इसी तरह की महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ होती है, कंबाला दौड़ भी ऐसी होती है। जल्लीकट्टू को शीर्ष कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन ने स्वागत किया और कहा कि जनवरी 2024 में पोंगल सीजन में इसको विजय उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो विजय उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा, तो जल्लीकट्टू मनाया जाएगा जनवरी 2024 में। किसने कहा, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, स्टालिन ने कहा था कि 2024 में इनको एक मतलब विजय उत्सव दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि ये कोर्ट से जीत के आ गया। उधर पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था पेटा ने दाखिल किया था। ठीक है, पशुओं के लिए काम करती है एक संस्था जिसका नाम है पेटा इंडिया ने शीर्ष कोर्ट से कहा है कि अब यह बैल और भैंसों को वश में करने वाले खेलों को रोकने के लिए कानूनी उपचारों पर विचार कर कानूनी उपायों पर विचार करे। पेटा ने ये चीज़ें कहा था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उनके साथ अपने मनोरंजन के लिए उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही पशुओं के साथ। तो यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये एक फैक्ट के रूप में है, अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराएंगे केरल के शेख हसन। तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी देखिए इन्होंने क्या किया था, 14 मई को पर्वतारोही खान ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। ठीक है, अब ये अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराएंगे। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है कौन। तो यहाँ पे देखिए अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे देखिए अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है देनाली। ठीक है, देनाली पर ये तिरंगा फहराएंगे। तो इनका राज्यपाल जो है इनको वहाँ से विदाई दी और तिरंगा देकर इनको भेजा कि आप जाइए और अच्छे से फहरा के आइए। तो ये केरल के हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, शेख हसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि ठीक है, पीएम नए संसद भवन का 28 मई को करेंगे उद्घाटन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखिए ये है आपका नया संसद भवन। ठीक है, ये नया संसद भवन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। तो कब करेंगे, 28 मई को करेंगे। इसका कार्यकाल कब शुरू हुआ था, तो 5 अगस्त 2019 को इसको लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे भवन का एक मतलब की चर्चा की गई थी। फिर 10 दिसंबर 2022 को इसका मतलब कहा गया था, इसका मतलब भवन का शिलान्यास रखा गया था कि आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे है 550 जबकि 250 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था थी। जो पहले वाला था ना, जो अभी मतलब वर्तमान में जहाँ पे रह रहे हैं संसद में, तो
तो वो क्या हुआ है कि उसमें मतलब इतने लोगों की जनसंख्या नहीं कि अगर कोई विदेशी कोई विदेश से आ जाता है, जैसे कि कोई मतलब कि कोई दूसरा अतिथि आ गया, तो उसको ठहराने के लिए भी जगह नहीं थी कि कहाँ इसको रोका जाए। उसमें कम लोगों की मतलब कि एक सीटें थी। तो यहाँ पे लेकिन इसमें देखिए, इसमें बताया हुआ है कि लोकसभा में 550 के लिए जगह है और राज्यसभा में 250 के लिए जगह है, इतना इसमें बता दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कभी मतलब कभी इसकी चर्चा हुई, कभी इसको लागू किया गया, कभी इसको मतलब बनना था और ये बन के तैयार हो गया। तो इसमें कितने लोगों की जगह, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो आई होप आपको ये मतलब इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और ये एक चीज़ ये भी याद रख लीजिएगा कि इसको बनाया किसने है। तो इस संसद की नई इमारत को बनाया किसने, ये देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको बनाया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि इसको किसने बनाया है। तो इस मतलब कि ये जो बिल्डिंग है इसको बनाया किसने, तो आप इसको याद रख सकते हैं, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा। पहली बात तो लोकसभा में 550 के लिए सीटें हैं, राज्यसभा में 250 के लिए सीटें हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास रखा गया था और ये अब बनकर तैयार हो गया। 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसको उसने बना मतलब कि किसने इसका इमारत का निर्माण किया है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई हैं। तो फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक और आर्टिकल। इसमें क्या है, पूर्वोत्तर की प्रगति को लगते पंख, यानी कि पूर्वोत्तर की बात की जा रही है, जो कि मतलब एक डेवलप एरिया नहीं रहता बहुत ज़्यादा, उस देश से कटा हुआ रहता है। पहले आप देख लीजिए पूर्वोत्तर है कहाँ, इस मैप में देखते हैं। देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये इसको हम पूर्वोत्तर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पूर्वोत्तर बोलते हैं। तो यहाँ से अब क्या हुआ है कि जो पश्चिम बंगाल से सितवे बंदरगाह म्यांमार से यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। पहला एक मालवाहक जहाज भेजा गया ताकि इधर ये मतलब ईस्ट एरिया में कनेक्टिविटी सीधा बढ़ सके, क्योंकि उत्तर भारत के लिए पता है, उत्तर की तो मतलब ये उत्तर पूर्व की जाने की और एक ही रास्ता है, ये है सिलीगुड़ी वाला, ये जो चिकन नेक जिसको हम कहते हैं। लेकिन इसको कभी कभी मतलब इसको ऐसा रहता है कि अगर ये कट गया तो भारत की कनेक्टिविटी ही कम हो जाए, मतलब कि ख़त्म हो जाएगी इधर से। तो इसलिए एक मतलब कि अदर रास्ते खोले जा रहे हैं कि आप वहाँ पे उत्तर पूर्व में पहुँच सकें और दूसरे देशों के साथ संबंध बना सकें, ठीक है। तो ये है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ है कि 9 मई को, ठीक है, 9 मई को यहाँ पूर्वोत्तर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इस दिन केंद्रीय भारत के नौवहन जल मंत्री, आप याद रखिए, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह से कोलकाता के चले पहले मालवाहक जहाज की अगवानी की। अब सितवे बंदरगाह के पूर्वोत्तर तट पर यहाँ के पूर्वोत्तर राज्यों पर मतलब जोड़ेगा, पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ेगा, जिसे सितवे बंदरगाह पर भारत द्वारा याद रखिएगा कौन सी परियोजना, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिस्टिक ट्रांसपोर्ट परियोजना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। परियोजना किस परियोजना के तहत है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि बल्कि भारत और चिकन नेक सिंड्रोम सिलीगुड़ी, जो कि चिंता की से मुक्ति मिल जाएगी। इससे चिंता से मुक्ति इसलिए मिल जाएगी कि मैंने बता दिया कि पहले एक वही मार्ग था जहाँ से हम उत्तर पूर्व जा सकते थे, लेकिन अगर अब सितवे बंदरगाह से कनेक्टिविटी हो जाएगी तो उत्तर पूर्व जाने के लिए और सारे मार्ग हो जाएंगे, जिससे मतलब आसानी होगी और भारत की चिंता खत्म हो जाएगी, ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इसमें देखिए, कनेक्टिविटी प्रदान करने के बजाय अलगाववादी गुटों का वो सारी चीज़ें था जो मतलब कि उसको मतलब चाइना के साथ, देखिए चीन या चाइना के साथ वैसे भी पंगा चल रहा है थोड़ा सा, तो हमेशा से ही भारत का भी कुछ सालों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भारत को एक अलग मतलब कि एक अलग रास्ता अपनाना चाहिए जिससे वो उत्तर पूर्व में आराम से रह सके। यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताए गए हैं। तो इसमें यही था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, आपको जो चीज़ें बताई गई हैं मतलब कि जो चीज़ें थी वो बता दिया गई है। तो इसको ये एक चीज़ और याद रख लीजिए, मोदी सरकार इसमें भारतमाला परियोजना के तहत पूर्वोत्तर में 5300 किलोमीटर सड़कों पर निर्माण कर रही है, पूर्वोत्तर में, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। पूर्वोत्तर के दक्षिण पूर्वी एशिया देशों को साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण कदम है। म्यांमार थाईलैंड सुपर हाईवे में 3200 किलोमीटर का लंबा हाईवे बनाया जा रहा है। तो ये इससे क्या होगा कि कृषि मतलब कि थाईलैंड से भी जुड़ेगा और इसके पूर्वोत्तर में कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग, ये सारी चीज़ें, आसियान में यातायात, सारी चीज़ें, इससे कनेक्टिविटी हो जाएगी और वहाँ भी डेवलप हो जाएगा। वहाँ के लोग अपने आप को थोड़ा अलग फील करते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। और ये इसके आर्टिकल इसीलिए था, 9 मई की बात थी। तो यहाँ से पश्चिम बंगाल से, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ सितवे बंदरगाह आए थे, ये है आपका चिकन नेक जिसको हम सिलीगुड़ी कहते हैं। और ऐसे ये सब ये चाइना का
ये चाइना का वो जो सिल्क रोड है, ठीक है, जो ये देखिए यहाँ से एक है, ये चीन का है, ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे ये क्या होगा, यहाँ पर पहुँचेगा। अब यहाँ से इधर के लिए जितने देश हैं वहाँ से कनेक्टिविटी भारत की आराम से हो जाएगी। ये सिर्फ एक ही मार्ग नहीं रहेगा, 2 मार्ग रहेंगे, ठीक है। तो ये है आपका चिकन नेक, देखिए इधर नेपाल है, भूटान है, इंडिया, ये बांग्लादेश है, और ये है चिकन नेक। यहीं से भारत का उत्तर पूर्व में जो कि मतलब उसका कंट्रोल रहता है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, मैप में ज़्यादा समझ पाएंगे, ये है आपका चिकन नेक, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए, घनिष्ठता एक जादूगर है जो कुरूप के प्रति दयालु है लेकिन सौंदर्य के प्रति कठोर होती है, विदा ने कहा था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत ही डिटेल में आपका आर्टिकल डिस्कस किया गया है, तो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शाम को मतलब मिलते हैं 4 बजे। शाम को एक वीडियो आएगी जो कि 4 बजे आती है। आपको सबको पता है कि 4 बजे एक वीडियो आती है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, 4 PM। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर कुछ सजेशन देना हो, मतलब देखिए अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आती तो प्लीज़ सजेशन देके बताइए कि ये चीज़ नहीं सही लग रही है, या फिर इसको ऐड करिए, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करिए, तो बताइए, तभी तो सुधार होगा थोड़ा बहुत। तो जो भी मतलब गलतियाँ होती हैं, एक इंसान कर करके ही सीखता है, एक दूसरे को बता बता के सीखता है। तो आप बिल्कुल बताइए, और आपका मतलब कि जो भी आप सजेस्ट करेंगे उन चीज़ों पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। धन्यवाद।